हेलो फ्रेंड, मैं अजमल हुसैन। वेलकम टू ब्रेनजिम एकेडमी। तो फ्रेंड, आज हम लोग मैथ का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एंड हानि। ओके फ्रेंड, तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं तो इसमें सबसे मेन होता है, जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो यहाँ पे एक तो आता है अपना कॉस्ट प्राइस, यानी कि एक आता है अपना कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो होता है सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। और तीसरा होता है मार्क प्राइस, जिसको हम MRP बोलते हैं। ओके फ्रेंड, ये होता है मार्क प्राइस, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंकित मूल्य। इसको बोलते हैं अंकित मूल्य, ठीक है फ्रेंड। तो अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस हम समझने के लिए सबसे पहले समझना होगा कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है यानी कि क्रय मूल्य क्या होता है, उसके बाद सेलिंग प्राइस क्या होता है यानी कि विक्रय मूल्य क्या होता है, और तीसरा जो बात है वो है मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य क्या होता है। ओके फ्रेंड, तो यहाँ से हम सबसे पहले समझेंगे कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है यानी कि क्रय मूल्य क्या होता है। ओके फ्रेंड, तो कॉस्ट प्राइस वो होता है जिस पे हम कोई वस्तु को खरीद कर घर पे लाते हैं, तो जो प्राइस हम लोग पे करते हैं उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए मैं कोई सामान 100 रुपये में खरीद कर लाया। ओके फ्रेंड, जैसे कोई सामान मैं 100 रुपये में खरीद कर लाया तो ये अपना हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस को हम लोग CP बोलेंगे, शॉर्ट में CP बोलेंगे। सेलिंग प्राइस को, इसको हम लोग बोलेंगे SP, और मार्क प्राइस को MRP तो होता ही है, ठीक है। तो यहाँ से अगर कोई सामान हमने 100 रुपये में खरीद कर लाया तो वो क्या हो जाएगा अपना कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, यानी कि अपना जो परचेजिंग पावर होता है वो कॉस्ट प्राइस होता है। जैसे देखिए, मैं कोई सामान 100 रुपये में खरीद कर लाया ना, और वहाँ पे मैं उसको ट्रांसपोर्टेशन में मैंने क्या किया, इस पर 10 रुपये का खर्च कर दिया। ओके फ्रेंड, अगर मैं कोई सामान 100 रुपये में खरीद कर लाया और घर लाते वक्त ट्रांसपोर्टेशन में उस पर 10 रुपया खर्च लग गया, तो ये अपना टोटल खर्चा क्या हो जाएगा, 110 रुपया हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो ये जो 110 रुपया होगा ये भी अपना कॉस्ट प्राइस ही होगा, यानी कि उस वस्तु पे अपना जो टोटल खर्च लगा वो 110 रुपये लगा, ठीक है। तो अब हम लोग समझ चुके हैं कि कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य क्या होता है, ठीक है फ्रेंड। किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए जितना हम लोग खर्च करते हैं उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। ओके, अब दूसरा होता है सेलिंग प्राइस, ठीक है। अगर मैं बोलूं सेलिंग प्राइस की बात करें तो सेलिंग प्राइस होता है, जैसे मैंने कोई सामान 100 रुपये में खरीद कर लाया, ओके, और इसको मैंने 150 में बेच दिया, 150 रुपये में बेच दिया। ओके फ्रेंड, तो ये मैं 100 रुपये में खरीद कर लाया और 150 रुपये में बेच दिया, यानी कि मुझे कितना का प्रॉफिट हो गया, 50 रुपये का ना। तो यहाँ से ये अपना सेलिंग प्राइस हो जाएगा SP। ओके फ्रेंड, कोई वस्तु जो हम जिस मूल्य पे उसको हम बेचते हैं, यानी कि किसी वस्तु को जिस मूल्य पे हम लोग बेचते हैं उसको, वो हो जाता है अपना सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। ओके फ्रेंड, तो यहाँ से किसी भी चीज़ को खरीदने या बेचने में या तो प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है, और या तो ना ही प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा, ठीक है। अगर मैं कोई सामान 100 रुपये में खरीद कर लाया और उसको 100 रुपये में ही बेच दिया, ओके फ्रेंड, CP यहाँ पे अपना, अगर मैं कोई सामान 100 रुपये में खरीद कर लाया और उसको SP यानी कि 100 रुपये में ही बेच दिया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। ओके, मैं कोई सामान 100 रुपये में खरीद कर लाता हूँ और 100 रुपये में ही बेच देता हूँ, तो यहाँ पे तो कोई प्रॉफिट नहीं होगा और ना ही कोई लॉस होगा। ओके, तो यहाँ से देखिए प्रॉफिट कहाँ से निकल कर आता है, यदि मैं 100 रुपये का सामान 150 में बेच दिया ना, तो अपना जो प्रॉफिट होगा वो हो जाएगा 50 रुपये का प्रॉफिट, ठीक है फ्रेंड। यदि मैं कोई सामान 100 रुपये में खरीद कर लाया और 150 रुपये में बेच दिया, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, जो प्रॉफिट होगा वो होगा अपना 50 रुपये की। ओके फ्रेंड, तो ये 50 रुपये आया कहाँ से, जैसे देखिए मैंने कोई सामान 100 रुपये में खरीदा, अपना जो कॉस्ट प्राइस है वो है 100 रुपया, और सेलिंग प्राइस जो है वो कितना है
₹150। ओके फ्रेंड, तो मैं क्या करूँगा कि एसपी में से यानी कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस सीपी को माइनस कर दूंगा, तो अपना क्या हो जाएगा, एसपी कितना है, एसपी है ₹150 और इसमें से अपना क्रय मूल्य यानी कि सीपी कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दूंगा, यानी कि 150 में से 100 माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा अपना ₹50। ओके फ्रेंड, तो यहाँ से पता चलता है कि अगर प्रॉफिट निकालना हो, प्रॉफिट यानी कि पी निकालना हो, तो हमने क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर लेंगे। ओके फ्रेंड, तो ये तो प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया ना। अगर देखिए यहाँ से आप इतना नोट कर लीजिए, मैं दूसरा बता रहा हूँ, लॉस के बारे में बता रहा हूँ। ओके फ्रेंड, तो आइए देखते हैं कि लॉस किस कंडीशन में होता है। ठीक है, तो जैसे देखिए मैं कोई सामान, अभी तो हमने प्रॉफिट निकाला ना, प्रॉफिट यानी कि लाभ, लाभ हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस ना, यानी कि एसपी, ये होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस सीपी यानी कि क्रय मूल्य। ओके फ्रेंड, तो प्रॉफिट अगर लाभ निकालना हो तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस कर देंगे तो लाभ आ जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए किस कंडीशन में प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा अगर हमने जितना में खरीद लाया उससे ज़्यादा में अगर बेच दिया तो हमको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और जैसे देखिए हमने कोई सामान ₹150 में खरीद कर लाया, सीपी है ₹150। ओके फ्रेंड, अगर मैंने कोई सामान ₹150 में खरीद कर लाया और उसको बेच दिया, यानी कि एसपी सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, उसको मैं ₹100 में बेच दिया। ओके फ्रेंड, तो अगर मैं ₹150 में कोई सामान खरीद कर लाया, उसको ₹100 में ही बेच दिया, तो यहाँ पे हमको कितना का नुकसान हो जाएगा, ₹50 का ना। ये कैसे पता चलेगा, यहाँ पे क्या होगा, लॉस होगा, यानी कि हानि हो जाएगी। ओके फ्रेंड, तो कैसे पता चला कि मुझे लॉस हुआ, क्योंकि मैंने सीपी में से एसपी को सेलिंग प्राइस को माइनस किया। जैसे यहाँ से देखिए अगर मैं 150 में से ₹100 माइनस कर दूं तो अपना आ जाएगा ₹50, यानी कि कोई सामान मैंने 150 में खरीद कर लाया और ₹100 में बेच दिया, यानी कि कितना कम में बेचा, ₹50 कम में बेचा। तो यहाँ से पता चलता है कि अगर हमें लॉस निकालना है यानी कि हानि निकालना हो तो इसको हम करेंगे क्या कि कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे। ओके फ्रेंड, तो ये हो जाएगा अपना दूसरा फार्मूला। लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करेंगे और हानि निकालने के लिए क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस करेंगे। ओके फ्रेंड, तो लाभ किस कंडीशन में होगा, जब हमने कोई सामान ज़्यादा में खरीद कर लाया और हमने कोई सामान कम में खरीद कर लाया और ज़्यादा में बेच दिया, उस कंडीशन में हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा यानी कि लाभ होगा। और हानि कब होगा, जब हमने कोई सामान ज़्यादा में खरीद कर लाया और कम में बेच दिया, तो उस कंडीशन में हमें हानि हो जाएगी यानी कि लॉस हो जाएगा। ओके फ्रेंड, जैसे हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालते हैं। प्रॉफिट निकालने के लिए जो एसपी होता था, जो सेलिंग प्राइस होता था, उसमें से हमने क्या करते थे, कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देता था। और अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने क्या करेंगे कि इसका हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन 100। ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस और नीचे में हो जाएगा कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ओके फ्रेंड, तो यहाँ से हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकाल देंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बट्टा सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस गुने 100। ओके फ्रेंड, यहाँ पे नीचे हम 100 क्यों लगाते हैं, हमेशा देखिए, हमेशा प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा हम लोग कंपेयर करते हैं कॉस्ट प्राइस से, कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी से कंपेयर करते हैं। क्योंकि देखिए जैसे कोई सामान मैंने ₹150 में बेच दिया, ठीक है, अगर कोई सामान मैंने ₹150 में सेल कर दिया, ओके, सेलिंग प्राइस अगर मैंने बता दिया कि कोई सामान हमने ₹150 में बेच दिया, तो हमने ₹150 में बेच दिया, तो इससे कुछ पता चलता है क्या कि प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ। जब तक कि हमारे पास कॉस्ट प्राइस नहीं है तब तक हम यह नहीं कह सकते हैं कि हमें ₹150 में किसी वस्तु को बेचने पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ओके फ्रेंड, तो अगर मैं कोई सामान ₹150 में बेच दूँ तो आप कैसे बता सकते हो कि मुझे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, जब तक कि हमारे पास
कोई सीपी ना हो। ओके फ्रेंड, तो प्रॉफिट एंड लॉस को पता करने के लिए सीपी का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे मैं बोला कि मैंने कोई सामान 1500 रुपये में बेच दिया, तो क्या आप प्रॉफिट एंड लॉस बता सकते हैं? कभी नहीं बता सकते ना, क्योंकि आपको यही पता नहीं है कि हमने वो सामान कितना में खरीद कर लाया है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस पता करने के लिए हमेशा कॉस्ट प्राइस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ना। तो प्रॉफिट या लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही होता है ना, क्योंकि देखिए जैसे मैं कोई सामान 1500 में बेच दिया, तो मुझे अगर यहाँ से अगर 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ होता, तब हम बता सकते थे कि अपना जो सीपी था वो 1000 होता। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए यहाँ से अगर मैं कोई सामान 500 रुपये में खरीद कर लाया, ओके, और इसको बेच दिया 500 रुपये में खरीद कर लाया और इसको बेच दिया मैंने 700 रुपये में बेच दिया। ओके फ्रेंड, तो यहाँ से हमें पता है कि हमने उसको 500 रुपये में खरीद कर लाया है और उसको बेच दिया कितना में, 700 में। तो यहाँ से हमको पता चल जाए कि हाँ मैंने कम में खरीद कर लाया था और ज़्यादा में बेच दिया तो प्रॉफिट होगा। मगर यहाँ पे यही मैं 500 रुपये नहीं मुझे पता ही नहीं होता ना, और फिर भी मैं उसको 700 रुपये में बेच देता, तो मुझे पता ही नहीं चलता कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना रहता है तो हमने क्या करते हैं, SP माइनस CP बटा CP गुने 100 करते हैं। ओके फ्रेंड, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए ये अपना फार्मूला हो जाएगा, और सिंपल प्रॉफिट निकालना हो तो ये फार्मूला हो जाएगा। इसी तरह से अगर लॉस परसेंटेज निकालना हो, लॉस प्रतिशत निकालना हो, तो क्या करेंगे, लॉस कब होगा, जब अपना कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होगा तब लॉस होगा ना। तो हमने क्या करेंगे, CP माइनस SP बट्टा CP इंटू 100। ओके फ्रेंड, तो ये लॉस का फार्मूला हो जाएगा, लॉस परसेंटेज का। ओके फ्रेंड, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अगर मैं अंकित मूल्य की बात करूं यानी कि मार्क प्राइस की बात करूं, तो जैसे मान लीजिए कोई सामान मैं 100 रुपये में खरीद कर लाया। ओके, जैसे कोई सामान मैं 100 रुपये में खरीद कर लाया और क्या किया, उस पर उसका MRP यानी कि मैंने उस पर 150 रुपये की 150 रुपये लिख करके चिपका दिया। ठीक है, जैसे कोई सामान मैं 100 रुपये में खरीद कर लाया और उस पर 150 रुपये का अलग से एक स्टिकर चिपका दिया। ठीक है, तो देखिए अब जब कोई हमारे पास कोई ग्राहक आएगा तो मैं क्या बोलूँगा कि भाई ये 150 रुपये का सामान है और 150 रुपये में उसको मैं बेचूंगा, तो वो बोलेगी नहीं आप मुझे इस पर कुछ डिस्काउंट दे दिए। तो मैं क्या करूँगी, चलो भाई ठीक है आप इस पर 10% का डिस्काउंट ले लो, मैं इसको 140 रुपये में दे देता हूँ। तो क्या होगा कि ये जो 10 रुपये का मैं जो डिस्काउंट दिया वो हो जाएगा अपना सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो कोई सामान मैंने 100 रुपये में खरीद कर लाया, उस पर मैंने 150 रुपये का MRP यानी कि 150 रुपये का एक स्टिकर चिपका दिया, तो ये क्या हो गया, अपना MRP हो गया, ये मार्क प्राइस हो गया। अब मैं इस पे 150 रुपये पे 10 रुपये का डिस्काउंट दे दिया ना, 10 रुपये पे डिस्काउंट दे करके उसको क्या किया, मैंने सेल कर दिया, बेच दिया 140 रुपये में, तो ये अपना हो जाएगा 140 रुपये SP। ओके फ्रेंड, तो जो हमें प्रॉफिट होगा वो हमने क्या ना किया कि 100 रुपये में खरीद कर लाया था और बेचा कितना में, 140 रुपये में, यानी कि जो प्रॉफिट होगा वो हो जाएगा अपना 140 ओनली 40 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो 150 रुपये में किसी वस्तु को उस पर मार्क प्राइस चिपका दिया और उसको 140 में बेच दिया, यानी कि 10 रुपये का डिस्काउंट देने के बावजूद भी मुझे 40 रुपये का प्रॉफिट होगा। ओके फ्रेंड, जैसे देखिए कोई सामान मैंने 1000 रुपये में खरीद कर लाया, ठीक है, और इस पर मैंने क्या किया, ये अपना हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, और इस पे मैंने अगर एक 1500 रुपये का स्टिकर ला करके चिपका दिया, यानी कि ये हो जाएगा अपना MRP। ओके फ्रेंड, और ग्राहक से मैंने क्या मैं बोलूँगा कि आप इसको ले जाओ 1200 रुपये में, यानी कि ये अपना हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ओके, तो मार्क प्राइस वही होता है जो अगर कोई दुकानदार रिटेलर कोई सामान खरीद कर लाता है और उस पर कॉस्ट प्राइस से अधिक मतलब कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा कोई मूल्य, उस पर मूल्य का स्टिकर चिपका देता है और उस पर कुछ डिस्काउंट दे करके बेचता है, तो उसको हमने सेलिंग प्राइस बोलते हैं। और जो स्टिकर अगर 100 रुपये के सामान को वो 150 रुपये का स्टिकर चिपका देता है तो उसको मार्क प्राइस बोलते हैं, यानी कि MRP बोलते हैं। ओके फ्रेंड, तो आई होप आपने कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस तीनों अच्छे से समझ लिए होंगे। ओके फ्रेंड, तो आइए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं
ओके फ्रेंड, तो कुछ और 2-3 फार्मूले होते हैं, मैं उसको लिखवा दे रहा हूँ, आप नोट कर लेना। हालांकि हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो विदाउट फार्मूला सॉल्व करेंगे, बस बात करते करते हम लोग सॉल्व कर लेंगे। और इसको सॉल्व करने के लिए आपको परसेंटेज का नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है फ्रेंड। तो आइए इसको देखते हैं। कुछ फार्मूला है उसको नोट कर लीजिए आप। जैसे हमने अभी प्रॉफिट का फार्मूला लिखवा दिया। प्रॉफिट कब होगा? जब एस पी सी पी से ज़्यादा होगा, यानी कि एस पी माइनस सी पी इक्वल टू प्रॉफिट। लॉस कब होगा? जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा हो। ओके फ्रेंड, तो प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला है साधारण वाला। और अगर आपसे पूछ दे कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो, क्या होता है, तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू हो जाएगा आपका एस पी माइनस सी पी बट्टे में सी पी और गुने 100। ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट परसेंटेज। अगर लॉस परसेंटेज पूछ ले तो लॉस परसेंटेज इक्वल टू हो जाएगा सी पी माइनस एस पी बट्टा सी पी गुने 100। ओके, जैसे हमको एस पी निकालना हो, सेलिंग प्राइस निकालना हो, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला हो जाता है सी पी इंटू 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट और लॉस अपन 100। ओके फ्रेंड, एक आता है और यहाँ से हम लोग सी पी एस पी तो निकल गए, यहाँ से सी पी भी निकाल सकते हैं। यहाँ से अगर हमको सी पी निकालना है तो हमने क्या करेंगे, सी पी को यहीं पे छोड़ देंगे ना, सी पी को यहीं पे छोड़ देंगे। तो ये हो गया अपना सी पी इक्वल टू एस पी को, यहाँ पे एस पी है तो इस 100 को उधर ले जाएंगे तो एस पी के साथ गुना में हो जाएगा। ओके, और देखिए यहाँ पे सी पी है, यहीं पे छोड़ दिया मैंने, और इस 100 को इधर ले गया तो एस पी के साथ गुना में हो जाएगा। और ये जो है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस, ये आकर इधर नीचा हो जाएगा बट्टा में। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस। ओके फ्रेंड, तो ये है अपना प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ बेसिक फार्मूला, तो आप इसको नोट कर लेना। और आइए एक क्वेश्चन देखते हैं सिंपल सा। जैसे देखिए, जैसे मैं बोलूं कि मैंने कोई सामान खरीद कर लाया 800 रुपये में। ओके फ्रेंड, तो कोई सामान मैं 800 रुपये में खरीद कर लाया और इसको अगर मुझे 10% की प्रॉफिट पे बेचना हो, अगर मुझे प्रॉफिट कमाना हो 10%, तो मैं इसको कितना में बेचूंगा? जैसे देखिए सी पी हो गया 800 रुपया और 10% का मुझे लाभ चाहिए ना, तो इसको मैं कितना में बेचूंगा? यानी कि एस पी निकालना हो तो एस पी बराबर 800 गुने 10/100 करेंगे। ओके, तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कि 80 रुपये का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो एस पी इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये तो 10% प्रॉफिट, यहाँ से तो हमने प्रॉफिट निकाल लिया 10%, तो उसको बेचेंगे कितना में? अगर मैं किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीद कर लाया और 10 रुपये का प्रॉफिट कमाना हो, तो मैंने तो प्रॉफिट 800 का 10% निकाल लिया, 80 आया, तो उसको बेचूंगा कितना में? 800 प्लस 80, यानी कि 880 रुपये में मैं उसको बेच दूंगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये है अपना बेसिक फार्मूला किसी क्वेश्चन को बनाने का। जैसे देखिए, अगर इसी फार्मूले को, इसी क्वेश्चन को अगर मैं दूसरे तरीक़ा से करना चाहूँ, तो अगर कोई सामान मैं 800 रुपये में ख़रीद कर लाया और अगर मुझे 10% का प्रॉफिट चाहिए, तो मैं इसको ऐसे ही बोल सकता हूँ कि कोई भी चीज़ चाहे वो कितना भी हो, वो अपने आप में हमेशा 100% होता है ना। तो जैसे देखिए, अगर मैं सी पी को मान लूँ 100%, 100%, ठीक है, सी पी को मैंने मान लिया 100%, ठीक है, तो अगर मुझे 10% का प्रॉफिट चाहिए ना, 10% का प्रॉफिट चाहिए, तो मैं उसको बेचूंगा कितना में? 110% में। ओके, अगर मैंने कोई सामान 100 रुपये में खरीद कर लाया और उस पर 10% का प्रॉफिट कमाना चाहा, तो उसको कितना में बेचना पड़ेगा? 110 रुपये में ना। तो देखिए, अगर मैंने मान लिया कि सी पी 100 है और 10% का मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो उसको बेचेंगे कितना में? 110% में बेचेंगे ना। अगर कोई सामान मैंने 100% में खरीद कर लाया, उसको 10% प्रॉफिट पे अगर मुझे बेचना हो, तो मैं उसको 110% पे बेचूंगा ना। तो यहाँ से हमने डायरेक्ट निकालेंगे, सी पी कितना दिया है? एक्चुअल में 800 दिया है ना, तो मैं 800 का 110% निकाल लूँगा। तो 110% यानी कि प्रतिशत हटेगा तो नीचे क्या आएगा? 100 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कि 8 गुने 111, यानी कि इसको गुना करेंगे तो 880 रुपये जो आएगा अपना सी पी डायरेक्ट निकल जाएगा। ओके फ्रेंड, तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं और इसको ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि ऐसे करने में हमने क्या किया? पहले 10% निकाला,
यानी कि 800 का 10% आया 80, फिर 80 में मैंने क्या किया 800 को जोड़ दिया, यानी कि अपना जो सेलिंग प्राइस आया वो 880 रुपये आया। और जबकि हम लोग ये तो अपना पहला मेथड हो गया ना, फर्स्ट मेथड हो जाएगा, ये आ जाएगा अपना सेकेंड मेथड। तो हमने क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, आइए यहाँ से अब कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं ना। ओके फ्रेंड, तो आइए एक क्वेश्चन देखते हैं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 1470 रुपये में बेचने पर एक विक्रेता को 16 सही 2/3% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालें। ओके फ्रेंड, तो आप इसको ट्राई कीजिए अपने से और उसके बाद आपने सोल्यूशन देख लेना, ठीक है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं ना। तो क्या बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु को 1470 रुपये में बेचा जाता है तो उस पर जो प्रॉफिट होता है 16.2/3% का प्रॉफिट होता है, ठीक है फ्रेंड। एग्जाम में हमेशा ऐसे ही देता है, सीधा साधा बहुत कम देगा, मगर पूर्णांक में करके परसेंटेज देता है, ताकि आपको पूर्णांक को उसको सॉल्व करने में ज़्यादा समय लगे और आपको यहीं पे उलझा करके आपका टाइम ख़त्म करवा देना। तो यहाँ पे हमने परसेंटेज में बताया था 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है ना। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार बता देता हूँ, जैसे 16 सही 2/3% को अगर क्या करेंगे हमने फ्रैक्शन में लाएंगे ना, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 16 और 2 100, सॉरी 16 और 2 50, यानी कि 50/3 आ जाएगा ना, इतना प्रतिशत आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो 50/3 और ये प्रतिशत हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसको 100/1 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 100/3 गुने 1/100, ठीक है। ये ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, यानी कि 1/100 हो जाएगा। यहाँ पे 100/1 है तो ऊपर जाएगा तो 1/100 हो जाएगा। अब यहाँ से हम सोल्व कर देंगे ना, यहाँ से आ जाएगा 1 0 से 1 0 कट जाएगा और यहाँ से 5/30 आ जाएगा ना। इसको हम लोग कैंसिल करें तो 5 एकम 5 और 5 छक्के 30, यानी कि 1/6 आ गया ना। तो अगर हमने 16.2/3% को हम 1/6 भी लिख सकते हैं ना। आपने देखा मैंने कैसे निकाला, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट याद ही रखना है। मैं ये सब निकालने के लिए परसेंटेज में मैंने बता दिया हूँ ये कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आप एग्ज़ाम में जाओगे ये सब निकालने तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा ना, और उतना टाइम हमारे पास होता नहीं है ना। तो यहाँ से हमने क्या करेंगे, ये तो आपने देख लिया कैसे 1/6 आया ना, तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ। ओके फ्रेंड, तो यहाँ से हम 16.2/3% को डायरेक्ट 1/6 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से मैंने आपको परसेंटेज में ये भी बताया था कि 1/6 का मतलब क्या होता है 1/6 ना। और ये जो नीचे होता है, नीचे जो होता है 6 जो है, ये क्या है, ये अपना कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, ठीक है। और ये ऊपर जो है, यानी कि ये आपका, इसको आपको मान लेना है प्रॉफिट या लॉस। अगर प्रॉफिट होगा तो इसको प्रॉफिट मानेंगे, अगर लॉस होगा तो इसको लॉस मानेंगे। मगर ये नीचे जो होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है ना, सीपी होता है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि सीपी कितना है, यहाँ से सीपी आ गया 6 यूनिट ना, और प्रॉफिट कितना है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है ना, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। ओके फ्रेंड, अगर मैंने किसी वस्तु को 6 रुपये में खरीदा और उस पर 1 का प्रॉफिट कमाया, इसका मतलब क्या है कि मैंने उसको बेचा कितना में था, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना था 6 और 1 7 रुपया। ओके फ्रेंड, तो ये अभी रुपए में नहीं है, ये यूनिट में है ना। अगर सीपी 6 यूनिट है और प्रॉफिट 1 रुपये का है, इसका मतलब क्या है कि मैं उसको बेचा था 7 रुपये में ना। सीपी को क्रय मूल्य बोलते हैं, इसको प्रॉफिट बोलते हैं यानी कि लाभ बोलते हैं, और इसको विक्रय मूल्य बोलते हैं ना। तो अगर किसी वस्तु को मैंने 6 में खरीदा और उस पर 1 का लाभ कमाया, तो उसको बेचा कितना 7 में बेचा ना। तो देखिए ये जो 7 यूनिट का जो वैल्यू है आपको वही तो दे रखा है यहाँ पे 1470 ना। तो ये जो 7 यूनिट जो है 1470 के इक्वल है ना। तो 1 यूनिट कितना का इक्वल हो जाएगा 1470/7 ना। तो यहाँ से 7 और ऊपर से 7 बचेगा, 7 एकम 7, यानी कि 210 हो जाएगा। तो ये जो 1 यूनिट का जो वैल्यू है 1 जो है 210 का इक्वल है ना। तो क्या निकाला है यहाँ पे, क्रय मूल्य निकाला है ना, हमसे क्रय मूल्य पूछा है, जबकि क्रय मूल्य हमने क्या मान कर रखा है 6 यूनिट ना। तो जब 1 यूनिट 210 के बराबर है तो 100 यूनिट कितना के बराबर, सॉरी यहाँ पे 6 है ना, 6 यूनिट कितना के बराबर हो जाएगा, यानी कि 210 गुने 6, यानी कि आ जाएगा आपका 0 6 एकम 6 6 दिन 12, यानी कि 1260 रुपये आ जाएगा इसका सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस।
ओके फ्रेंड, तो आई होप आपने इसको समझ लिया होगा। ओके फ्रेंड, तो आइए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं, आप इसको नोट कर लेना। ओके फ्रेंड, तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपना सामान 8.1/3% की लाभ पर बेचता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 65,780 रुपये हो तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालें। ओके फ्रेंड, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपने वस्तु को 8.1/3% की लाभ पर बेचता है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 8.1/3 को फ्रैक्शन में लाएंगे ना। 8.1/3 को अगर हम लोग फ्रैक्शन में लाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ से अपना आएगा 1/12 आएगा। ठीक है, उसी तरह से मैंने लास्ट क्वेश्चन में जो बताया था उस तरीके से आप लोग 1/12 निकाल सकते हैं ना। तो देखिए यहाँ से 1/12 आ जाएगा। 1/12 मैंने क्या बोला, ये नीचे वाला हमेशा क्या होगा, सीपी होगा, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और ऊपर वाला क्या होगा, अगर यहाँ पे लाभ हो रहा है तो ये लाभ होगा, अगर यहाँ पे हानि होता तो ये हानि होता ना। तो अगर सीपी 12 रुपया है तो प्रॉफिट उस पर कितना है, 1 का प्रॉफिट है ना। तो यहाँ से क्या पता चला कि सीपी हमारे पास है 12 यूनिट और प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब कोई सामान मैंने 12 में खरीद कर लाया और 1 रुपया ज़्यादा में बेच दिया ना, 1 रुपये का प्रॉफिट कम आया। इसका मतलब कि मैं उसको बेचा कितना में, 13 रुपये में बेचा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितना दे रहा है, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 65,780 रुपये हो ना, तो एसपी यहाँ पे एसपी कितना दिया है, 13 यूनिट ना, और एक्चुअल में जो एसपी है वो कितना है, 65,780। तो ये 13 यूनिट जो है 65,780 के इक्वल है ना, इतना रुपए का इक्वल है। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 65,780/13। ओके फ्रेंड, तो 13 से इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 13 × 5 = 65, 5 7 6 आएगा, 13 × 6 = 78, 6 आएगा ना। तो यहाँ से 1 यूनिट का जो वैल्यू आएगा 50 और 60 आ जाएगा ना। तो यहाँ से आ गया 50 और 60। ठीक है, तो 1 यूनिट का जो वैल्यू आया वो 5,060 रुपये है ना। तो हमको क्या निकालना है, वस्तु का क्रय मूल्य निकाले ना। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य कितना है, 12 यूनिट। तो जब 1 यूनिट 5,060 रुपये है तो 12 यूनिट कितना होगा, 12 यूनिट बराबर हो जाएगा 12 × 50 60, यानी कि इसको गुना करेंगे तो जो आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा उससे हल्का अलग है। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 16.2/3% के लाभ पर बेचता है, तो दुकानदार का वास्तविक लाभ निकालें। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 16.2/3% के लाभ पे बेचता है ना। तो लाभ कब होता है, हमेशा लाभ कहाँ होता है, सीपी पे होता है ना। लाभ या हानि हमेशा अपना क्रय मूल्य पे होता है, यानी कि कितना में मैंने वो वस्तु को खरीद कर लाया था उस पर डिपेंड करता है कि लाभ होगा या हानि होगा। मगर यहाँ पे क्या बोला है कि विक्रय मूल्य के ना, यानी कि जितना में बेचा है उतना का 16.2/3% का लाभ होता है ना। तो जबकि एक्चुअल में लाभ कहाँ पे होता है, हमेशा सीपी पे होता है ना। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि यहाँ पे आपका आ जाएगा 16.2/3% का लाभ होता है उसको विक्रय मूल्य के, इतना का प्रॉफिट हो रहा है ना। तो इसको हम लोग फ्रैक्शन में लाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1/6 आता है ना। मैंने क्या बोला था, हमेशा इसको सीपी मानना है और इसको प्रॉफिट या लॉस मानना है। मगर क्वेश्चन में ये जो 16.2/3% का जो लाभ हुआ है वो विक्रय मूल्य पे हुआ है ना, यानी कि अगर 6 रुपया विक्रय मूल्य है तो उस पर 1 का लाभ हुआ है ना। अगर यहाँ पे अगर विक्रय मूल्य नहीं बोला होता तो हम इसको सीपी मान लेते, बट अभी क्या ना है कि यहाँ पे विक्रय मूल्य पे इतना का लाभ हुआ ना, तो इसको विक्रय मूल्य मानेंगे ना, क्योंकि अगर 6 विक्रय मूल्य है तो 1 का लाभ हो रहा है ना। तो इसको हम मान लेंगे विक्रय मूल्य, यानी कि एसपी, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो अगर 6 रुपया एसपी है तो 1 का उस पर प्रॉफिट हो रहा है ना। ओके फ्रेंड, तो यहाँ से देखिए अपना एसपी निकल कर आ गया, 6 यूनिट एसपी है और प्रॉफिट कितना है, 1 यूनिट का है ना। तो देखिए अगर किसी वस्तु को मैं 6 रुपये में बेचा और 6 रुपये में बेचने की वजह से मुझे 1 रुपये का लाभ हो गया ना। अगर किसी वस्तु को मैं 6 रुपये में बेचा और उसके बावजूद भी उसे 1 रुपये का लाभ हो गया ना, तो 6 रुपये में बेचने पे 1 का लाभ होता है। इसका मतलब वो वस्तु मैं खरीदा कितना में था, उसको मैंने 5 रुपये में खरीदा था ना। ओके फ्रेंड, जब मैं किसी वस्तु को 6 रुपये में बेचूंगा
तो उस पर 1 का लाभ होगा ना, 6 रुपये में बेचने पे 1 का लाभ होगा, यानी कि वो वस्तु मैंने 5 में खरीदा था ना, तो 5 में खरीदेंगे तब ना 1 का लाभ होगा, तो 6 रुपये में बेचेंगे। तो यहाँ से अपना आ जाएगा CP 5 हो गया, SP 6 और प्रॉफिट 1। तो अब देखिए अब क्या पूछा है कि वास्तविक लाभ बताए ना, तो ये जो लाभ है ये क्या था, ये हमेशा ये जो लाभ है वो विक्रय मूल्य पे ना, विक्रय मूल्य पे था, जबकि लाभ कहाँ पे होता है, हमेशा CP पे होता है ना, क्रय मूल्य पे होता है ना। तो हम क्या करेंगे कि 1 का लाभ हुआ है कितना पे, 5 पे, 1 का लाभ हो गया है 5 रुपये पे ना, तो 100 पे कितना का लाभ होगा, तो 5 20 25 100, यानी कि एक्चुअल में जो उसको लाभ हुआ है 20% का हुआ है। ओके फ्रेंड, तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। आइए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। ओके फ्रेंड, तो अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 8.1/3% के लाभ पर बेचता है, तो दुकानदार का वास्तविक लाभ निकालें। ओके फ्रेंड, फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, सेम है, आप इसको ट्राई कीजिए और ना बने तो जा कर के सोल्यूशन देखना। ओके फ्रेंड, तो मैंने क्या बोला कि प्रॉफिट एवं लॉस होता है, हमेशा लाभ या हानि डिपेंड करता है अपना क्रय मूल्य पे, यानी कि वो कोई भी चीज़ हमने कितना में खरीद कर लाया है उस पर डिपेंड करता है ना। तो देखिए यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में कि विक्रय मूल्य पे इतना का लाभ हुआ, तो विक्रय मूल्य पे तो लाभ होता नहीं, हमेशा लाभ या हानि क्रय मूल्य पे होता है ना। तो अभी फिलहाल हमने मान लेते हैं, देखिए यहाँ पे 8.1/3% है, तो सबसे पहले तो इसको फ्रैक्शन में लाएंगे, तो कितना आता था, 1/12 आता है ना। तो मैंने क्या बोला, इसको CP मानने के लिए बोला था और इसको प्रॉफिट या लॉस मानने के लिए बोला था ना, जबकि ये 8.1/3% का लाभ कहाँ पे हुआ है, आपका विक्रय मूल्य पे हुआ है ना, इसलिए हम इसको CP ना मान करके विक्रय मूल्य मानेंगे ना, SP मानेंगे। ओके फ्रेंड, तो देखिए अगर SP कितना है, 12 है ना, SP सेलिंग प्राइस 12 है और 12 पे 1 का लाभ हुआ है ना, यानी कि प्रॉफिट कितना है, 1। ठीक है, तो अगर किसी वस्तु को यहाँ पे SP लिखना है, यदि किसी वस्तु को हम 12 रुपये में बेचें और उस पर 1 का प्रॉफिट हो गया ना, इसका मतलब मैं खरीद कर कितना में लाया होगा, 11 में खरीद कर लाया होगा ना। किसी वस्तु को 12 में बेचने पे 1 का प्रॉफिट होता है, इसका मतलब मैं उसको 11 में खरीद कर लाया था, तब 12 में बेचने पे 1 का प्रॉफिट होगा ना। तो देखिए यहाँ से विक्रय मूल्य पे 8.1/3% का प्रॉफिट होता है ना, तो वास्तविक प्रतिशत हमें निकालना है ना। तो एक्चुअल में जो लाभ होता है वो कहाँ पे होता है, हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, यानी कि CP पे होता है ना। तो देखिए 11 रुपये में मैंने खरीद कर लाया था ना, और उस पर लाभ कमा लिया 1 रुपये की, तो 100 पे कितना का लाभ कमाएंगे, तो ये हो जाएगा 9:1/11%। एक्चुअल में जो प्रॉफिट होगा 9:1/11% का प्रॉफिट होगा, ये हो जाएगा अपना आंसर।